नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने YouTube चैनल पर बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपके बीच एक बार फिर। जी हाँ बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 115 पौधों पर आधारित 38 एंजाइम रूपी औषधियों की चिकित्सा विधि है। हम इस चिकित्सा प्रणाली से किसी रोग को नहीं बल्कि अंग और उसके सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हम दावा तो नहीं करते, हम ठेकेदारी तो नहीं लेते, लेकिन हम ईश्वर की प्रेरणा से अपने विशेष अनुभव से विभिन्न रोगियों की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए हम पूरा प्रयास करते हैं कि रोगी का रोग उसके शरीर से चला जाए, क्योंकि हम सिस्टम को ठीक करते हैं। और इसी कारण हमारी औषधियाँ एंजाइम्स होने के कारण ये शरीर पर कोई हानि नहीं पहुंचाती। इससे पहले कि हम आज के अपने विषय पर आपसे बात करें, हम अपने सभी सुनने वाले YouTube प्रेमियों को इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने अच्छे कमेंट्स हमारे पास तक भेजते रहेंगे। हम आपके सवालों के जवाब भी अपने रविवार के सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम में जरूर देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपने तमाम YouTube सुनने वाले श्रोताओं के लिए एक खुशखबरी, एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध आज के इस कार्यक्रम का कि आप सबके सम्मुख मेरी ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस ये छप करके बुक आ चुकी है और ये देश के सैकड़ों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमियों के घरों पर पोस्ट की जा रही है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके बीच अपनी इस पुस्तक को लाएंगे। मैंने इस पुस्तक में उन्हीं रोगों की चर्चा की है जो मेरे 37 वर्ष के अनुभव में लगातार बने रहे हैं, जिन पर मैंने अच्छे परिणाम पाए हैं। मैंने इस पुस्तक को बहुत मोटा करने का प्रयास इसलिए नहीं किया है कि हम किसी दूसरे की किताब की नकल करके इसके पेज को मोटा कर दें या इसके पेज को बढ़ा दें और आपको केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे हम ये कह दें कि हम हर रोग के विशेषज्ञ हैं। कम से कम डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ये काम करने से अपने आप को अलग रखते हैं। हमारी इस बुक में जो भी लिखा हुआ है, जितने भी डायग्राम्स या जो भी हर रोग पर मैंने लगभग इस पर अपने 37 वर्ष के अनुभव पर जो रोग मेरे पास आए हैं, मैंने उस रोग का कारण, उसके लक्षण, उसके निदान, उसकी दवा, उसके डोज की चर्चा की है और इस पर उसके संबंधित चित्रों को भी देने का प्रयास किया है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता जो लोगों की डिमांड रही है वो इस पर हमने पहली बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिपोर्टरी चार्ट बनाने का प्रयास किया है। इस रिपोर्टरी चार्ट को समझाने के लिए मैं अपने ऑनलाइन क्लास पर आपसे चर्चा करूंगा। इसमें हमारे तमाम अनुभव शेयर हैं और विभिन्न औषधियों के मिश्रण पर उनका प्रभाव भी इस पर दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको 1.5 वर्ष में 2 पुस्तकें आप तक पहुंचाई हैं। ये हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा सिद्धांत, वैज्ञानिक समीक्षा, विज्ञान के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के महत्वपूर्ण पहलुओं को मैंने इस पुस्तक में टच किया है और रोग और उनके औषधियों की चर्चा मैंने इस पुस्तक में टच किया है। ये दोनों पुस्तकें आपके द्वारा बहुत ही लाइक की जा रही हैं और दोनों ही पुस्तकें आपके घरों को यहाँ से भेजी जा रही हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। पोस्ट ऑफिस से भेजने पर हमारी ये श्योरिटी है कि बुक आपके घर पर सकुशल पहुँचेगी और भारत सरकार को हमारे द्वारा जो दिया गया पेमेंट है वो एक रजिस्टर्ड रहेगा कि हमने इन स्थानों पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पुस्तकों को भेजा है। तो बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की धूम हमारे और आपके कम्युनिकेशन के बीच बहुत ज़्यादा गूंज रही है। हालांकि कुछ लोगों को इस पर आपत्तियां भी होती हैं, आलोचनाएं भी लोग करते हैं और आलोचनाएं वही लोग करते हैं जो कम से मेरी पुस्तक को पूरा पढ़ते होंगे। तो कुछ ना कुछ तो कमियां हर व्यक्ति में रहती हैं और मुझमें भी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। हालांकि इस बुक में इस बार प्रिंटिंग, बाइंडिंग और कंपोजिंग में जो कमियां हमारे पहले बुक में थी जल्दबाजी में, वो इस बुक में बिल्कुल सही कर दी गई हैं और ये बुक सही सलामत आपके घरों तक भेजी जा रही है। अब इसकी कीमत पर भी 1 मिनट में चर्चा कर लूँ। हमारे कुछ साथी कहते हैं आप अपनी पुस्तकों का कीमत बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, जबकि ये कीमत सस्ते में भी की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल बहुत ही मज़ेदार है लेकिन विचारणीय है। एक सामान्य चप्पल
मार्केट में 50 से 80 से 100 रुपए तक या 120 रुपए तक आती है। और उसी चप्पल में क्वालिटी बढ़ा करके, उसकी डिजाइन बढ़ा करके अन्य महंगी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां उसी हवाई चप्पल का दाम 995 रुपये, 999 रुपये, 1000 कर देती हैं। और आप ब्रांडेड कंपनी के नाम पर उस चप्पल का आप 1000 रुपया खर्च कर देते हैं। वहाँ पे आप कमेंट नहीं करते कि ये चप्पल बड़ी महंगी है। आप ये टी शर्ट जो मैं पहन के बैठा हूँ, हो सकता है ये 200, 250 या 500 रुपये की हो, और अगर इसको ब्रांडेड नाम आप देंगे तो यही टी शर्ट हो सकता है 1500 रुपये की या 1800 या 2000 की मिल जाए, और आप कहेंगे मैं ब्रांडेड पहने हूँ। हमारे विदेशों में जिनके कपड़े फट जाते हैं, वो उसको रगड़ रगड़ के ब्लेड से काट करके उसको डिजाइन बना के फैशन बना लेते हैं, तो हमारे भारतीय लोग उसको नकल करके फैशन बनाते हैं और फटी हुई जीन्स को, अच्छी खासी जीन्स के पैंट को घर में ला करके ब्लेड से रगड़ रगड़ के काट करके उसकी डिजाइन बना देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ब्रांडेड कंपनियों का सामान जब आप खरीदते हैं तो ब्रांडेड कंपनियां अपनी कुछ न कुछ तो क्वालिटी की विशेषता रखती हैं। तो अगर इस मेरी पुस्तक का दाम अगर 1198 रुपये है और आपके घर में ये 1350 में जा रही है, तो आप इस पुस्तक की तुलना इसके मैटर से करिए, इसमें दिए गए जो सम मैंने दिया है उससे करिए, जो मेरी मेहनत 1 साल इसको लिखने में लगी है, सोचने में, समझने में, क्या मैटर दिया जाए, क्या ना दिया जाए, क्या आप तक पहुंचाया जाए, उसको देखिए। इसके पन्नों को गिन करके अगर आपको, इसका पेज गिन करके अगर आपको पेमेंट करना है तो ये पुस्तक आपके लिए नहीं है। ये पुस्तक उनके लिए है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन जो लोग विद्वान हैं उनके लिए ये पुस्तक मेरी है ही नहीं है। इसलिए कृपया पुस्तक के दाम पर कोई चर्चा ना करें। आपको पसंद हो तो आप खरीदें, आपको ना पसंद हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर पुस्तक थोपी नहीं जा रही है। मैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार अपने स्वविवेक से कर रहा हूँ। आप सब ने पुस्तक लिखने की बात की तो मैंने पुस्तक लिख दिया, आप सब ने उसकी डिमांड की, एडवांस बुकिंग की तो मैंने पुस्तक को प्रिंट करवा दिया, आपके घरों को भेजना भी शुरू कर दिया। बाकी 1-2 आलोचक या 1-2 कमेंट करने वालों के बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग पर चर्चा। हमारे कई साथियों ने कहा था कि उस पर चर्चा कर ली जाए, तो मैं सोच रहा था कि आज उसी पर चर्चा कर ली जाए, और वो विषय है हिस्टीरिया का। हिस्टीरिया एक आम बोलचाल की भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि मन का संताप रोग, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ रोग और कुछ मन के विकारों का आपसी मिलान हिस्टीरिया कहलाता है। हिस्टीरिया के रोगियों में अक्सर ये देखा गया है कि जब मन के उठते हुए उद्गार प्रयोग में सफल नहीं होते हैं तो मन को विकृत कर देते हैं, हमारे तंत्र की तंत्रिकाओं को कार्य करने में शिथिलता मिल जाती है, वो बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं और व्यक्ति हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है। हमने इसको आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और उसको अपने माता पिता से अपेक्षित दुलार, सम्मान, स्नेह नहीं मिल रहा है, तो बच्चे के दिमाग में ये बात घर कर जाएगी, और घर करते करते बच्चा सोचते सोचते इतना विकृत हो जाएगा, उसके मस्तिष्क की तंत्रिकाएं इतनी विकृत हो जाएंगी कि बच्चा अनकॉन्शियस हो जाएगा, अपने आप को अचेतना में ले आएगा और वो बेहोशी की हालत में आ जाएगा, और कभी कभी कुछ समय के लिए और कभी कभी कुछ देर के लिए आ जाएगा। हम इसे हिस्टीरिया में लेते हैं। यानी हम ये कह लें कि हमें अपनों से चाहत की इच्छा, या अपनों से कुछ पाने की इच्छा, या अपने सोचे गए कार्यों के परिणाम की इच्छा अगर हमें वांछित प्राप्त नहीं होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, क्रेनियल नर्व्स और उसके आसपास जो हमारा, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम के पार्ट में ये जा करके समा जाता है, और फिर हम अपने आप को अव्यवस्थित या अनियंत्रित कर लेते हैं और हम हिस्टीरिया के शिकार हो जाते हैं। ये एक सामान्य मैंने आपको समझाया, इसको मेडिकल लैंग्वेज में नहीं बल्कि आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया कि हिस्टीरिया रोग हम किसको कह सकते हैं। अब हम अगर इसको मेडिकल टर्म में कहें तो किसी प्रकार के तनाव या उत्तेजना के कारण जो मानसिक विकृति या विशिष्ट बेचैनी या तनाव या शून्यता आती है, उसे हम हिस्टीरिया कहते हैं।
हम इसके कारणों पे चर्चा कर लें तो कारण में पहला कारण तो है आपका तनाव, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में जाना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करते करते उसके परिणाम की अपेक्षा ना करना, उसके प्रति गंभीर हो जाना, अचेतन हो जाना, सेक्सुअल कैपेसिटी ज़्यादा होते हुए उसकी पूर्ति ना होना, यानी काम वासना की पूर्ति ना होना, मन में इस तरह के विचार उठना लेकिन उसकी पूर्ति ना होना, किसी प्रकार के प्यार और दुलार की उपेक्षा होना, उपेक्षा अगर मिल जाए, किसी से प्यार नहीं मिल रहा, दुलार नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा है, किसी व्यक्ति से अपेक्षित आपको व्यवहार में परिणाम नहीं मिल रहा है, किसी पुरानी गंभीर बीमारी के बारे में आप बहुत अधिक अपने आप को चेतना शून्य कर चुके हैं, अपने आप को असाध्य मान चुके हैं और आप लाचार और हताश हो चुके हैं। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका जो मासिक स्राव होता है वो अधिक हो जाना या कम हो जाना या जन्म से ही कष्टप्रद होना, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के आते समय अत्यधिक दर्द के कारण बेहोशी आ जाना, शरीर में ऐंठन हो जाना और लड़की को ये लगना कि ये बहुत गंभीर रोग है, उसके प्रति उसका अचेतन हो जाना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसको हम हिस्टीरिया में, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो हिस्टीरिया के साथ कारण बन जाते हैं। अब हिस्टीरिया के रोगी के हिस्टीरिया रोग से पीड़ित होने पे जो सामान्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं हम उस पर भी चर्चा कर लें। कारण छोटा हो, विचार छोटा हो, संबंध छोटा हो, लेकिन आपका उग्र हो जाना, बात बात पे आपका क्रोध बढ़ जाना, ये पहला लक्षण है हिस्टीरिया का। कोई आपसे सामान्य बातचीत कर रहा है और आप उसके बातचीत को जवाब न दे करके सीधे आप उल्टे सीधे जवाब दे करके क्रोध में, उग्रता में आप जवाब देते हैं तो ये हिस्टीरिया में आता है। चेहरे की चमक आपके स्वास्थ्य के अनुसार गायब होना, किसी व्यक्ति विशेष का बिछोह हो जाना, उसके कारण आपका दुखी होना, ये भी एक कारण हो सकता है। और लक्षण जो आएंगे वो सेक्सुअल डिजायर होते हुए भी आपकी शारीरिक क्षमता का जवाब दे जाना, शरीर काम वासना के लिए तैयार ना होना, मानसिक रूप से आपको प्रिपेयर ना करना, शीघ्र स्खलन हो जाना, बातचीत के दौरान आपके विचारों का विभ्रमित हो जाना, यानी आप बात कुछ कर रहे हैं और जवाब आपसे सवाल कोई कुछ और कर रहा है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं, भूख प्यास की निरंतर कमी हो जाना, अचानक आपका स्वाद और गंध का समाप्त हो जाना। हिस्टीरिया में आमतौर से रोगी की आंखें उलट जाती हैं, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, जीभ अंदर रह जाती, कभी कभी दांत बिल्कुल भिंच जाते हैं और कभी कभी तो इतना खतरनाक होता है कि अगर अचानक हिस्टीरिया का दौरा पड़ा तो दांतों के बीच में जीभ कट भी जाती है। इम्पोटेंसी या नपुंसकता, पुरुषों में या महिलाओं में इम्पोटेंसी का होना, ये विचारों की गंभीरता को लेता है और विचारों की समाहिता को देखते हुए ये रोग हिस्टीरिया की ओर परिणित हो जाता है। हिस्टीरिया के रोगी का अचानक बोलते बोलते उसका मुंह खुला रह जाए, वो कुछ बोलना चाहता, बोल नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं अपनी आवाज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ और उसको यही मुंह खोले खोले वो अचानक गिर जाता है। मुंह का खुला रह जाना, हाथ पैरों में ऐंठ जाना, आंखें बंद हो जाना, स्वर भंग हो जाना, ये तमाम ऐसे कारण हैं, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो हिस्टीरिया रोग के समय दिखाई पड़ते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूंकि ये रोग मन की विकृत माना गया है, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित माना गया है, रक्त के संचार का सही रूप में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास, हमारे ब्रेन के आसपास ठीक से ना पहुंचना, हमारी तंत्रिकाओं का सही काम ना करना, ये मानते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों का चयन किया जाता है। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हिस्टीरिया के रोगी के प्रति हमारा अनुभव रहा है, मैं इस अनुभव से पहले आपको एक उदाहरण दे दूं। हमारे इस हरैया निवास के बगल में एक गांव है, नाम भी बता दे रहा हूं,
बरहपुर, और वहीं के एक पंडित जी थे, उनके एक लड़के को हिस्टीरिया का दौरा पड़ता था और उन्होंने बहुत दवा कराई। और चूंकि मैं यहाँ पर स्थानीय सर्विस करता हूँ तो मुझे घर पर रोगी देखने का समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन रात में करीब 11 बजे हमारा गेट खटका। मैंने खोला और देखा कि वो परिचित थे। मैंने कहा बताइए। बोले कि मेरे लड़के को ये दिक्कत है, क्या आप कुछ दवा कर सकते हैं? ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। 20 वर्ष हो चुके हैं इस घटना को। और तब मैं अपने घर पर उतनी दवाइयाँ भी नहीं रखता था, केवल बस्ती अपनी क्लिनिक पर ही रखता था, लेकिन घर में कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ रहती थीं। तो मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि ये दवाइयाँ लेके आइए, और मैंने उन दवाओं का उठाया और इसके बाद रोगी को दिया। रोगी वो घर से लाए थे तो रोगी अनकॉन्शियस ही था, होश में तो थे लेकिन वो किसी को समझ नहीं पा रहे थे। मैंने उनको दवा दिया और दवा देने के बाद मैंने उनको अपने सामने आधे घंटे विश्राम कराया और वो ठीक हो गए, उठ करके बैठ गए। उन्होंने पानी मांगा तो मैंने उनको फिर गर्म चाय पिलवाई, चूँकि ठंडी का समय था, और फिर मैंने उनको दवा बना के दिया। मैंने कहा इस दवा को इनको आपको लगातार 3 महीने तक खिलाना है और दवा आप बंद मत करिएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे इसी हरैया आवास के बगल में 100 मीटर पे एक मुरादीपुर चौराहा है, जहाँ पर आप लोग हमसे मिलने जब आते हैं तो बस से वहीं उतरते हैं। मुरादीपुर चौराहे पर बस स्टैंड है, उसी स्टैंड के बगल में उसकी कंप्यूटर की दुकान है और वहाँ वो बैठता है। और पिछले 20 सालों से लगातार मैंने उनकी दवा 3 महीने कही थी, दवा उन्होंने 6 महीने तक चलाई, और उसके बाद वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, अपनी मोबाइल की और कंप्यूटर की दुकान चला रहा है। और उसने कहा कि सर मैंने कई चिकित्सकों की दवा कराई, गार्जियन ने कहा मैं बहुत परेशान रहा, 4 साल तक परेशान रहा, और आपने 3 महीने के दवा के उपरांत मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो मैंने नहीं स्वस्थ किया, ये तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम रूपी औषधियों का कमाल है, जो अगर सही जानकारी में सही दिशा में दी जाए तो इसका काम दिखाई पड़ता है, और अगर कहीं भूलवश कोई गलत दवा दी गई तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी शरीर पर नहीं होता है। तो अब आइए चर्चा कर लें दवाओं की। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस, डॉक्टर साहब ने लिखा है, और एक्सपीरियंस इनका रोगियों के प्रति कितना है ये इसको शेयर नहीं करते। तो एक्सपीरियंस ही लगातार 1.5 वर्षों से आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। जहाँ तक हिस्टीरिया के रोगी को पहली दवा सेलेक्ट करने की बात है, उसमें हम पहली दवा को सेलेक्ट करते हैं CNS और RE। RE हमारे क्रेनियल नर्वस सिस्टम को चैतन्य करता है, तेज करता है, और CNS पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करके RE के साथ अपनी सुदृढ़ता प्रदान करता है, और रोगी तत्काल होश में आकर के अपनी जिसको कहते हैं चेतन अवस्था को जागृत करता है। चूँकि रोगी इस दशा में कमज़ोर हो जाता है, उसको भूख प्यास कम लगती है, ये उसके सामान्य लक्षण हैं। इस नाते हम L2 और WE उसको भोजन के 10 मिनट पहले 10-10 ड्रॉप देते हैं। और CNS और RE रोगी की गंभीरता को देखते हुए हम 20 बूंद से लेकर के 50 बूंद 60 बूंद तक प्रयोग करते हैं, रोगी की उम्र और उसकी दशा और रोगी की गंभीरता को। जैसे रोगी अगर आपके पास बेहोश लाया गया तो कम से कम उसको 50 बूंद आपको देनी है, और रोगी अगर ये कहता है कि मुझे हिस्टीरिया का रोग है, मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, तो आप उसकी शुरुआत 10 बूंद या 20 बूंद से भी कर सकते हैं। यानी अगर रोगी आपके सामने जो रोग बता करके दवा लेना चाहता है तो। तीसरी दवा हम इसमें देते हैं A1C1 S1 P1। P1 हम इसलिए देते हैं, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाते हैं ब्लड की कोशिकाओं में, ब्लड में और तंत्रिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो उससे हमारे विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई तेज होती। इस नाते A1 C1 और P1 ये 10-10 ड्रॉप हम सुबह दोपहर शाम लगातार रोगी को खिलाते हैं। ये तीनों फार्मूले दे करके आप हमारे सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक अपने रोगियों पर आजमाइए और हमें इसके परिणाम बताइए। आज का क्लास बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। आपसे किसी अन्य रोग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारा चलते चलाते फ़ोन कॉल नंबर 9793252355। और अगर आप में से किसी को हमारी इन दोनों पुस्तकों को मंगाना है तो हमारे इसी फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बस अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।